Okay, so good afternoon students. I welcome you all to today's class. आज की क्लास में स्वागत है. So in today's class we are going to discuss the topic that is museum, presentation and exhibition. Okay, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं that is museum, presentation and exhibition. मतलब जो म्यूजियम से उनकी प्रस्तुति कैसे है और उनकी प्रदर्शनी कैसे लगती है, इन दो चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आपका यदि आप सिलेबस देखें तो उसका जो यूनिट 4 है, आपके सिलेबस का जो यूनिट 4 है उसका ये हिस्सा है म्यूजियम, प्रेजेंटेशन एंड एग्जीबिशन. तो हम लोग आज इस यूनिट 4 पे चर्चा करेंगे. विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस यूनिट 4. और जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में फॉलो करते आए हैं, विल बी कंटिन्यूइंग इन अ मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम. इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को मिक्स करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. और क्लास का पहला 45 to 50 मिनट्स जो है वो लेक्चर के लिए डिवोटेड रहेगा और लास्ट 10-15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर रखेंगे. ओके, सो विल बी फॉलोइंग दिस पैटर्न. क्लास का पहला 40-45 मिनट लेक्चर के लिए और लास्ट 10-15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर रखेंगे. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स begin our discussion on museum, presentation and exhibition. But before we begin, आप देख पाएंगे कि चैट बॉक्स में I have shared a Google Drive link. चैट बॉक्स में मैंने Google Drive link 2-3 बार शेयर कर दिया है. तो ये Google Drive link जो है ये आप जरूर देखें. इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है. इसमें आपको एसवेल का भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी सारी किताबें और आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस के रीडिंग लिस्ट से. इस गूगल ड्राइव लिंक में आप यदि देखेंगे तो आपको सिलेबस भी आपका देखने को मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो सी योर सिलेबस. आपका सिलेबस भी इसमें अपलोडेड है, तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं और आपके सिलेबस से ही रिलेटेड बहुत सारे रीडिंग्स आपको इसमें मिल जाएंगे. तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग प्लीज़ ये जो गूगल ड्राइव लिंक दिया गया है इसमें जो भी स्टडी मटीरियल है उसको पढ़िए. किंग चैंपियन यूट्यूब गाइड ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए. चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन विच इज ऑन द टॉपिक म्यूजियम, प्रेजेंटेशन एंड एग्जीबिशन. म्यूजियम की प्रस्तुति और उसकी प्रदर्शनी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. आपके सिलेबस का ये यूनिट 4 है. आपके सिलेबस में ये चौथे यूनिट में आता है. ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें कि जो म्यूजियम्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से गवर्न होते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका सांगठनिक ढांचा जो है म्यूजियम का वो क्या है, हम लोग को ये जानना जरूरी है. इससे पहले कि हम लोग प्रस्तुति और प्रदर्शनी के बारे में जाने, प्रेजेंटेशन और एग्जीबिशन के बारे में जाने, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि म्यूजियम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे चलता है. तो म्यूजियम का ऑर्गेनाइजेशन को यदि देखें तो उसमें मेनली 3 फंक्शंस होते हैं. देयर आर 3 फंक्शंस इन अ म्यूजियम. पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव. पहला फंक्शन जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक. तो प्रशासनिक फंक्शन में क्या हो जाएगा, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखें तो हम लोग देखते हैं कि इसमें लोगों को मैनेज करना है, फिनांस को मैनेज करना है, जो जनरल सर्विसेज है उसको मैनेज करना है, फंड रेज करना है, पब्लिक रिलेशंस जो है उसको मेंटेन करना है. ये सारा कुछ जो है हम लोग कह सकते हैं आ जाएगा प्रशासनिक कामकाज. ठीक है, का जो है म्यूजियम का दूसरा फंक्शन जो है वो है क्यूरेटोरियल. क्यूरेटोरियल क्या है, इसमें बेसिकली है कि कलेक्शन करना, आइटम्स का कंजर्वेशन करना, उस पर रिसर्च करना, क्या चीज़ कलेक्ट होगा क्या चीज़ नहीं होगा, ये सारा चीज़ डिसाइड करना. तो ये क्यूरेटोरियल फंक्शन. तीसरा जो है वो है ऑपरेशंस. ओके, तीसरा जो है वो है ऑपरेशंस. तो ऑपरेशंस में बेसिकली क्या है, यदि हम लोग देखें तो ऑपरेशंस में है कि किस तरह से संचालन करना है. ठीक है, तो इसमें एग्जीबिशंस किस तरह का लगेगा, पब्लिक एजुकेशन के लिए क्या होगा, टेक्निकल सर्विसेज में क्या होगा, सिक्योरिटी में क्या होगा, ये सारा चीज ऑपरेशंस में देखना है. और जो मेजर स्टाफ की यदि बात करें, किसी भी म्यूजियम में आप जाइएगा तो कुछ मेजर स्टाफ हैं जो ये सारा चीज देखते हैं. तो सबसे पहले तो जो म्यूजियम के सर्वोच्च पदाधिकारी यदि कहें तो वो है डायरेक्टर. तो डायरेक्टर जो है वो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग पर्सन होता है म्यूजियम में. और म्यूजियम का जो भी पॉलिसी बनेगा, जो भी नीति बनेगा, जो भी प्लानिंग होगा, जो भी ऑर्गेनाइजिंग होगा, जो भी स्टाफ आएंगे, जो भी एक्टिविटीज होगा, ये सारा कुछ का डिसीजन मेकिंग पावर जो है, या फिर कहें ये सारा कुछ का अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो डायरेक्टर है. इसके बाद एक दूसरा पोजीशन है वो है क्यूरेटर. तो क्यूरेटर जो है वो एकेडमिक डिसीजन मेकर होता है म्यूजियम का. और क्यूरेटर के ही रिकमेंडेशन पे हम लोग देखते हैं
ये डिसीजन लिया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अक्वायर किया जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सेशन करके म्यूजियम में रखा जाएगा। और क्यूरेटर जो है वो रिसर्च और पब्लिकेशन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, शोध के लिए और विभिन्न आर्टिकल्स को प्रकाशित करने के लिए भी क्यूरेटर जो है वही जिम्मेदार होते हैं। क्यूरेटर हम लोग कह सकते हैं कि जो म्यूजियम है उसका जो एकेडमिक डिसीजन मेकर है वो क्यूरेटर है, ठीक है। इसके बाद एक और पोजीशन है वो है म्यूजियम एडुकेटर। म्यूजियम एडुकेटर कौन है? म्यूजियम एडुकेटर बेसिकली जो म्यूजियम का एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलता है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं क्लासेस कभी कभी ऑर्गेनाइज किया जाता है, कभी कभी टूर्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिल्म स्क्रीनिंग, स्पेशल लेक्चर्स होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है। तो ये सारा कुछ जो है म्यूजियम का जो भी एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसके लिए एक ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, वो है म्यूजियम एडुकेटर। इसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं, जो अगले इंपॉर्टेंट ऑफिस बियरर है, वो है म्यूजियम के रजिस्ट्रार, द रजिस्ट्रार ऑफ द म्यूजियम। तो द म्यूजियम द रजिस्ट्रार ऑफ द म्यूजियम, जो म्यूजियम के रजिस्ट्रार है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। सारा लीगल लेखा जोखा जो है उसका जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, रजिस्ट्रार ऑफ द म्यूजियम। जो भी लीगल फाइल्स है, फॉर्म्स ऑफ एक्विजिशन है, एक्सेशन है, कैटलॉगिंग है, कहाँ से लोन लेना है, नहीं लेना है, क्या चीज़ कैसे रखा जाएगा, क्या चीज़ कहाँ से एक्वायर किया जा रहा है, ये सारा कुछ का जो लीगल एस्पेक्ट, ठीक है, ये सारे चीज़ का जो हम लोग कह सकते हैं कि कानूनी एस्पेक्ट है, कानूनी जो हम लोग कहें कि कानूनी पहलू जो है ये सारे चीज़ों का, ये म्यूजियम के जो रजिस्ट्रार हैं उनके जिम्मेदारी में रहता है। इसके बाद म्यूजियम में आते हैं कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का ड्यूटी ये है कि म्यूजियम में जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं, अब रजिस्ट्रार, म्यूजियम एडुकेटर, क्यूरेटर, इनके मदद से कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जो है वो लाके म्यूजियम में रख दिए गए, ठीक है। तो अब कंजर्वेटर का ड्यूटी ये है कि जो भी सामान म्यूजियम में रखे हुए हैं वो अच्छे कंडीशन में रखे हुए हों, उनको कोई डैमेज ना पहुंचे, ये सारा काम जो है वो कंजर्वेटर का देखना है, ठीक है। इसके बाद वी हैव एग्जिबिट डिजाइनर, ठीक है। एग्जिबिट डिजाइनर क्या है? एग्जिबिट डिजाइनर जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जीबिशंस को डिजाइन करने में। मतलब प्रदर्शनी कैसा होगा, प्रदर्शनी का डिजाइन कैसा होगा, प्रदर्शनी में क्या चीज दिखाया जाएगा, क्या चीज नहीं दिखाया जाएगा, ये एग्जिबिट डिजाइनर जो है वो तय करते हैं। और एग्जिबिट डिजाइनर हम लोग यदि कहें तो जो क्यूरेटर और एजुकेशनल स्टाफ है म्यूजियम के, उनके डायरेक्शंस पे काम करते हैं और उस हिसाब से वो प्रदर्शनी और म्यूजियम का जो एग्जीबिशन है उसको डिजाइन करते हैं। इसके बाद वी हैव कलेक्शंस मैनेजर। कलेक्शंस मैनेजर जो है उनका काम क्या है? उनका काम है कि सुपरविजन करना, सारे चीज़ों को नंबर करके रखना, जो भी चीज़ आ रहा है सब पे नंबर रखना ताकि रिकॉर्ड रहे, सब चीज़ को कैटलॉग करके रखना, जो भी ऑब्जेक्ट स्टोर्ड हैं हर डिवीजन में उन सबको कैटलॉग करके रखना कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा जिम्मेदारी जो है वो कलेक्शंस मैनेजर का होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यदि कहें म्यूजियम के प्रशासनिक व्यवस्था में ये सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं जिनका विभिन्न काम है, जिसमें से एक हम लोग अभी जस्ट बात किए, ये है एग्जिबिट डिजाइनर, जिनका काम है एग्जीबिशंस को डिजाइन करना एज सजेस्टेड बाय द क्यूरेटर एंड एजुकेशनल स्टाफ। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि म्यूजियम में जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, म्यूजियम में जो सामान आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट कम इनटू द म्यूजियम, कोई भी सामान म्यूजियम में कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए मेनली 5 तरीके हैं, देयर आर मेनली 5 वेज जिसके थ्रू कोई भी सामान म्यूजियम में आता है। पहला है फील्ड वर्क, ठीक है। फील्ड वर्क का मतलब क्या है कि आप फील्ड में जाइए और वहां पे जाके आप रिसर्च कीजिए, वहां पे जाके आप एक्सकवेशन कीजिए, लोकल टूर्स कीजिए, वहां पे जाके खुदाई कीजिए, वहां पे एक्सकवेशन कीजिए और वहां फील्ड वर्क में जो भी सामान निकल गया उसको आप कलेक्ट करके अपने म्यूजियम में ले आइए। तो इसमें जनरली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के सामान, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस का सामान या कल्चरल इंपॉर्टेंस का सामान जो है वो इसमें मिलता है और उसको स्टोर करके कंजर्व करके रखा जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सीधे मैदान में उतरे, वहां पे रिसर्च किए, एक्सकवेशन किए और वहां से सामान जो भी मिला वो लाके म्यूजियम में रख दिए। ये पहला तरीका है म्यूजियम में सामान लाने का, यह है फील्ड वर्क। दूसरा है गिफ्ट या फिर डोनेशन। बहुत सारे म्यूजियम्स ऐसा भी होता है जहां हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग पुरानी चीजें गिफ्ट कर जाते हैं, डोनेट कर जाते हैं। जो प्राइवेट सोर्सेज में जो चीज रहती है उनको म्यूजियम में पब्लिक के लिए दे दिया जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जनरली आर्ट या आर्टिफैक्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका कुछ हिस्टोरिकल या एथनोलॉजिकल वैल्यू होता है। और इंडिया में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे, ठीक है, बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, जो बहुत सारी रियासतें थी, उनके जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारा कुछ अपने पर्सनल कलेक्शन से म्यूजियम्स को डोनेट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है जिसमें हम लोग देखते हैं इस तरीके से भी म्यूजियम्स में सामान आ सकता है। इसके बाद वी हैव
अनदर वे म्यूजियम में ऑब्जेक्ट्स को अक्वायर करने का एक और तरीका है, वो है परचेज। आप म्यूजियम के लिए डायरेक्टली जो भी सामान रखना चाहते हैं वो परचेज कर लीजिए। बहुत सारा म्यूजियम का जो ऑब्जेक्ट्स है उसका नीलामी होता है, तो जब उसका नीलामी हो तो आप सबसे अधिक बोली लगा के हाईएस्ट प्राइस पे करने का प्रॉमिस करके आप वो ऑब्जेक्ट नीलामी में खरीद भी सकते हैं। तो बहुत केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि जो म्यूजियम्स हैं उनको ओपन मार्केट में कम्पीट करना पड़ता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अक्वायर करने के लिए। इसके बाद यह ट्रांसफर। बहुत बार क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम जो बहुत सारा ऑब्जेक्ट इंडिया से एक्वायर करके ले गया था कॉलोनियल पीरियड में, तो जब इंडिया भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद भारत को ये सारा सामान जो है वो वापस दे दिया जाता है। और बहुत बार हम लोग देखते हैं ट्रांसफर जो है वो स्टेट और नेशनल म्यूजियम के बीच में भी चलता है। कभी कभी नेशनल म्यूजियम से स्टेट सामान जाता है, कभी कभी स्टेट से नेशनल म्यूजियम सामान जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांसफर का भी फैसिलिटी जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑब्जेक्ट्स को पहुंचाया जाए। लेकिन ये जो ट्रांसफर वाला सिस्टम है ये परमानेंट ट्रांसफर नहीं होता है, ये एक सीमित अवधि के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। उसके बाद फिर ये सामान जो है वो वापस चला जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी किसी केस में हम लोग परमानेंट ट्रांसफर भी देखते हैं, ठीक है। और पांचवा जो कैटेगरी है जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि म्यूजियम में सामान जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको अक्वायर किया जाता है, इसको कहते हैं लोन। तो लोन क्या है? लोन इज बेसिकली कि कोई दूसरा म्यूजियम जो है वो आपको कुछ समय के लिए कोई सामान दे दिया कि आप इसको अपने यहाँ प्रदर्शनी में लगाइए, आप इसको यहाँ अपने एग्जिबिट कीजिए इस ऑब्जेक्ट को, कुछ समय बाद जब वो बीत जाएगा तो उसके बाद आप वो सामान जो है वो वापस लौटा दीजिएगा। और ये लोन जो है ये भी काफ़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है। हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के जो डिफरेंट म्यूजियम्स हैं उनमें ये लोन का जो प्रैक्टिस है वो यूज़ किया जाता है, और इसमें सारे म्यूजियम्स जो है उनका बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं म्यूजियम्स में डिफरेंट आर्ट और कल्चरल ऑब्जेक्ट्स या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट या फिर एथनोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट्स जो है उनको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अब म्यूजियम में कोई भी एंटीक्विटी जो रखा जा रहा है, ठीक है, वो एंटीक्विटी है क्या? म्यूजियम में यदि कोई भी एंटीक्विटीज रखा जा रहा है, जो भी कोई भी पुरावशेष रखा जा रहा है, तो वो है क्या, ये एक बार थोड़ा हम लोग ब्रीफ में जान लेते हैं। तो डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जो भी एंटीक्विटीज पुरावशेष जो मिलता है उसको म्यूजियम में रखा जाता है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट कब एंटीक्विटी कहलाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कब पुरावशेष कहलाएगा, ये जानना जरूरी है। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट पुरावशेष कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इसके लिए भारत में एक कानून बनाया गया, वो था एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। और इसमें हम लोग देखते हैं स्कल्पचर, पेंटिंग या फिर कोई भी ऐसा काम, शिल्पकारी का काम या कलाकारी का काम, कोई भी ऐसा काम जो साइंस को दर्शाता हो या आर्ट को दर्शाता हो या क्राफ्ट को दर्शाता हो या शिल्प को दर्शाता हो या धर्म को दर्शाता हो या फिर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण, ऐसा कोई भी काम रहेगा तो वो एंटीक्विटीज में पुरावशेष के कैटेगरी में आएगा। तो जो एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट है 1972, उसके तहत कोई भी स्कल्पचर, कोई भी पेंटिंग या फिर कोई भी ऐसा काम जो शिल्पकारी या कलाकारी को दिखाता हो, जिसमें विज्ञान हो, कला हो, शिल्प हो या फिर वो धार्मिक रूप से रिलेटेड हो या फिर उसका ऐतिहासिक महत्व हो, ये सारे चीज जो है वो एंटीक्विटीज का हिस्सा कहलाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो आइटम्स हैं, दीज आइटम्स शुड बी एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 100 साल पुराने होने चाहिए, तभी ये एंटीक्विटीज में शुमार होंगे, ठीक है। ये जो आइटम है, these should be at least 100 year old, then only they will be considered as antiquity, ठीक है। तो ये हम लोगों का था अबाउट एंटीक्विटीज और म्यूजियम की, म्यूजियम में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूजियम में किस तरह से सामान लाया जाता है और कौन कौन से लोग जो हैं वो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, किनकी क्या जिम्मेदारी है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो हम लोग को डिस्कस करना है वो ये, चलिए ये तो हो गया कि कौन इंसान जो है वो जिम्मेदार है सामान लाने के लिए, जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनको प्रोक्योर करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सामान कैसे आ रहा है, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स जो है वो कैसे प्रोक्योर हो रहे हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि वो कैसे उनका एग्जीबिशन हो रहा है, उनको कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, ये जानना जरूरी है, इस चीज को भी डिस्कस कर लिया। तो हम लोग यदि देखें तो म्यूजियम में जो भी एग्जीबिशन लगाया जाता है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एक ही बार में बहुत सारे लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का एक तरीका है, पब्लिक के साथ संवाद स्थापित करने का एक तरीका है, कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत ही एक ही बार में बहुत सारे लोगों को एक साथ ही इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशन, ये सारा कुछ कन्वे कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है एग्जीबिशन। और एग्जीबिशन यदि देखें म्यूजियम के कंटेक्स्ट में,
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीबिशंस होते हैं। हम लोग देखते हैं परमानेंट एग्जीबिशन होता है, टेम्पररी एग्जीबिशन, स्पेशल एग्जीबिशन होता है और मोबाइल एग्जीबिशंस भी होते हैं। ठीक है, हर म्यूजियम में आप देखिएगा कि परमानेंट एग्जीबिशन होता है, उसमें बहुत सारा कलेक्शंस जो है वो मास्टरपीसेस या फिर कोई लैंडमार्क ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा उस म्यूजियम में प्रदर्शनी में लगा रहेगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग और डिजाइन के पर्पस के लिए ये जरूरी होता है जानना कि जो एग्जीबिशन जो लगाया जा रहा है उसका लाइफ कितना रहेगा, और उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि एग्जीबिशन जो है वो डिसाइड किया जाता है कि मान लीजिए 1 साल के लिए लगाना है या 6 महीने के लिए लगाना है या 10 दिन के लिए लगाना है। तो ये सारा कुछ डिसाइड करता है कि किस तरह के ऑब्जेक्ट रहेंगे, किस तरह का ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा, उसके लिए कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया जाएगा। ये सारा कुछ हम लोग कह सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा एग्जीबिशन का उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी कैटेगरी में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई एग्जीबिशन है जो हमेशा के लिए लगा रहेगा तो उसको फिर कहते हैं परमानेंट एग्जीबिशन। और परमानेंट एग्जीबिशन का एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग हो सकता है फ्रॉम शॉर्ट टर्म एग्जीबिशन। ठीक है, जो कम्युनिकेशन का फंक्शन है, जो संवाद का फंक्शन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन कुछ चेंजेस भी हम लोग को देखते हैं। ठीक है, परमानेंट एग्जीबिशन का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जीबिशन जो है वो हमेशा के लिए लगा हुआ रहेगा। परमानेंट एग्जीबिशन बेसिकली उसका मतलब ये है कि कम से कम 10 साल के लिए वो जरूर लगा रहेगा। ठीक है, और कोई भी परमानेंट एग्जीबिशन जब लगाया जाता है तो ओवरऑल जो म्यूजियम का कम्युनिकेशन पॉलिसी है, जो उसका प्लान है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जिसको ध्यान में रखकर एग्जीबिशन का जो बजट है उसको ध्यान में रखकर आगे काम किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमानेंट एग्जीबिशन के बाद है टेम्पररी एग्जीबिशन या फिर स्पेशल एग्जीबिशंस। तो टेम्पररी एग्जीबिशन जो है, जैसा अब 10 साल या उससे ऊपर परमानेंट है, तो 10 साल से कम जो हो गया वो हो गया टेम्पररी एग्जीबिशन। ठीक है, तो टेम्पररी एग्जीबिशन में हम लोग देखते हैं कि जो डिजाइन है, जो किस तरह का एग्जीबिशन रहेगा, ये सारा कुछ उसके अवधि पे डिपेंड करता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जनरली इसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म एग्जीबिशन इस कैटेगरी में बांटा गया है। तो शॉर्ट टर्म एग्जीबिशन यदि टेम्पररी एग्जीबिशन देखें तो वो 1 सप्ताह, 1 दिन, 1 महीना या कुछ महीने डिपेंड करता है, इतने दिन तक चल सकता है। मिड टर्म एग्जीबिशन यदि देखें या मीडियम टर्म एग्जीबिशंस देखें तो वो 3 से 6 महीने तक चल सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म एग्जीबिशंस देखें तो हम लोग देखते हैं कि कुछ साल का जब सिस्टम हो, कुछ साल के लिए जब किसी चीज को प्रदर्शित किया जाए, किसी चीज को प्रदर्शनी में लगाया जाए, तो उसको फिर म्यूजियम के कंटेक्स्ट में लॉन्ग टर्म एग्जीबिशन कहते हैं। ठीक है, टेम्पररी एग्जीबिशन जो होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ स्पेशल थीम्स को प्रदर्शनी में लगाया जाता है। म्यूजियम के कलेक्शन में मान लीजिए कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आए तो उसको पर्टिकुलर फोकस करके एक स्पेशल थीम के रूप में ये स्पेशल एग्जीबिशन जो है वो लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब ये स्पेशल एग्जीबिशन लगाया जाता है तो बाकी ऑब्जेक्ट्स हटा दिए जाते हैं, इस तरह का सिस्टम नहीं होता, लेकिन फोकस जो है वो स्पेशल एग्जीबिशन के एग्जिबिट्स पे ही रहता है। और परमानेंट और टेम्पररी एग्जिबिट्स यदि मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखें तो लगभग हर बार सेम ही रहते हैं। उनका सर्कुलेशन, लेआउट, डिजाइन टेक्निक लगभग सब चीज सेम रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट जो है उनको इधर से उधर प्लेस किया जाता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये स्पेशल एग्जीबिशन होता है। जैसे मान लीजिए ट्राइबल वीक चल रहा है या फिर ट्राइबल डे कोई आने वाला है या कोई ट्राइबल फेस्टिवल आने वाला है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कभी कभी स्पेशल एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं जो एक किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस करें। ठीक है, तो टेम्पररी एग्जीबिशंस में ही ये स्पेशल एग्जीबिशंस होते हैं। इसके बाद आते हैं मोबाइल एग्जीबिशंस। ठीक है, मोबाइल एग्जीबिशंस की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि सारे लोग जो हैं वो म्यूजियम नहीं जा सकते हैं, तो म्यूजियम जो है वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है। और बहुत बार बड़े बड़े शहरों में हम लोग देखते हैं कि जो सिटी का म्यूजियम होता है वो एक बस में या एक गाड़ी में अपना सारा डिस्प्ले लगाता है और रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, शहरों में वो बस जो है वो घूमता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है कि लोग आएँ और वो म्यूजियम को देखें, जो म्यूजियम के एग्जिबिट्स हैं उसमें देखें। अब इस तरह का बस में या फिर किसी गाड़ी में यदि एग्जिबिट्स लगेगा, किसी बस या किसी गाड़ी में प्रदर्शनी में सामान लगाए जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है कि जितना बड़ा म्यूजियम है उतना सारा का सारा सामान तो बस या गाड़ी में नहीं आ सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि किसी एक पर्टिकुलर थीम पे कभी कभी फोकस किया जाता है मोबाइल एग्जीबिशंस में, कभी कभी सर्टेन टाइम पीरियड पे फोकस किया जाता है, कभी कभी किसी सर्टेन टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। कभी हुआ कि पेंटिंग एग्जीबिशन लगाना है तो बस पेंटिंग ही लगेगा, कभी कभी हुआ कि पॉटरी का एग्जीबिशन लगाना है तो बस पॉटरी का ही एग्जीबिशन लगेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ मटेरियल, टाइम पीरियड ऑफ मटेरियल, या फिर कोई स्पेशल इवेंट है या कोई स्पेशल डे को कमेमोरेट करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए इस टाइप का भी एग्जीबिशन मोबाइल एग्जीबिशंस में लगाया जाता है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके थ्रू एग्जीबिशन जो है वो लगाया जाता है।
अब यदि बात करें कि एग्जीबिशन टेक्निक्स क्या है, ये एग्जीबिशन लगाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो एग्जीबिशन लगाने के लिए आपको प्लानिंग और डिजाइनिंग करना होता है। और अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे कि म्यूजियम में एक एग्जिबिट डिजाइनर होते हैं जिनका मेन काम है कि एग्जीबिशन डिजाइन करना। तो ये प्लानिंग और डिजाइनिंग जो है वो एग्जिबिट डिजाइनर के हाथों होता है, और इसमें जो क्यूरेटर हैं और जो एजुकेशनल स्टाफ है म्यूजियम के, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है प्लानिंग और डिजाइनिंग, जिसमें ये देखा जाएगा कि किस तरह से होगा। उसमें बहुत सारे सब टीम्स बनाए जाते हैं, कुछ टीम जो है वो बजट पे काम करते हैं, कुछ टीम जो है वो ड्राइंग्स पे काम करते हैं, कुछ टीम जो है वो डिटेलिंग्स पे काम करते हैं कि शेड्यूल क्या रहेगा, प्रोडक्शन क्या रहेगा, बजट किस तरह से चलेगा। तो ये सारा कुछ जो है वो प्लानिंग और डिजाइनिंग में आता है। इसके बाद जो अगला स्टेप है एग्जीबिशन में, म्यूजियम में, वो है एग्जीबिशन प्रोडक्शन। तो जब ये सारा ड्राइंग, सारा प्लान, सारा बजट, ये सारा कुछ जब फाइनलाइज हो गया, ये सारा चीज जब अप्रूव हो जाता है, जब इन सारे चीजों को यदि हम लोग कहें ये सारा चीज जब मंजूर कर लिया गया, तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये म्यूजियम है तो प्रोडक्शन स्टेज में चला जाता है। और प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्शन स्टेज में हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज प्लान किया गया है, जो भी चीज फाइनलाइज किया गया है, उसको जमीन पे उतारने का कोशिश किया जाता है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मदद करता है, जो डिफरेंट कमिटी मेंबर्स थे, जो सब कमिटीज बनाए थे, उसके लोग भी इसमें काफी मदद करते हैं। और हम लोग अल्टीमेटली देखते हैं कि म्यूजियम को जो एग्जीबिशन है उसको प्रोडक्शन स्टेज में लाया जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जो तीसरा स्टेज है वो है एग्जीबिशन का ऑपरेशन और इवैल्यूएशन। ऑपरेशन और इवैल्यूएशन मतलब प्रोडक्शन भी अब कंप्लीट हो गया, अब वो एग्जीबिशन जो है, जो म्यूजियम का एग्जीबिशन है, वो आम जनता के लिए खोल दिया गया है। वहाँ पे फिर एक पब्लिक रिलेशन स्टाफ बैठेंगे, वो सारा चीज देखेंगे कि किस तरह से म्यूजियम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सही से दर्शाए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सारे लोग जो है कहीं ऐसा तो ना हो रहा कि एग्जीबिशन में आ रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है। तो ये सारा चीज जो है हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन वाले स्टाफ जो है वो देखते हैं कि एग्जीबिशन जो है वो सही रूप से संचालित किया जा सके, उसको सही रूप से सुचारू रूप से चलाया जा सके। और जब एग्जीबिशन खत्म होता है तो उसके बाद इवैल्यूएशन भी होता है। बहुत बार आप देखिएगा कि बहुत सारे एग्जीबिशंस में आप जाइएगा तो वहां पे आपसे फीडबैक भी मांगा जाता है। तो जब फीडबैक मांगा जाता है तो आप जो फीडबैक देते हैं, ठीक है, जो आप उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ ये म्यूजियम अच्छा था, बुरा था, ये चीज पीने की पानी की कमी थी, या फिर जो भी आपका प्रतिक्रिया रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि जो एग्जीबिशन है उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। लोग जो है उसका अवलोकन करते हैं और जो भी गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट एग्जीबिशन। हम लोग दो चीज जिस पे आज हम लोग को बात करना था वो था म्यूजियम का एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन। तो एग्जीबिशन ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यदि प्रेजेंटेशन की बात हो, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का हिस्सा है, मतलब फिजिकल डिस्प्ले। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को म्यूजियम में, प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में यदि फिजिकल डिस्प्ले के लिए रखा जाए तो वो बन जाता है प्रेजेंटेशन का हिस्सा। ठीक है, प्रेजेंटेशन में क्या है, यदि आप कोई भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं और उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो बन जाता है कम्युनिकेशन। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन प्लस इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू कम्युनिकेशन। किसी भी चीज को फिजिकल डिस्प्ले कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए या उसको एक्सप्लोर कीजिए, तो वो जो एग्जीबिटर का गोल है, जो भी प्रदर्शनी लगा रहा है, उसका गोल जो है वो अचीव हो जाएगा कि वो लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है, इसका क्या मायने है, इसका क्या संदर्भ है, और ये किस तरह से आम जनमानस के सामने ये ऑब्जेक्ट जो है वो है। तो प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है? इट इज द फिजिकल एक्ट ऑफ प्लेसिंग कलेक्शंस इन पब्लिक व्यू। आम जनता के सामने फिजिकल एक्ट है ये, उसको सामने में रख दिया गया है। और प्रेजेंटेशन में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा चीज़ जो है उसका ध्यान रखा जाता है कि टाइम पीरियड जो है उसको ध्यान में रख के प्रेजेंटेशंस बनाए जाते हैं। हम आपको बताएं कि ऑब्जेक्ट्स जो है क्या, किस प्रकार के ऑब्जेक्ट है, उसको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। प्रेजेंटेशंस भी जब डिजाइन किया जाता है तो क्या वैल्यू है ऑब्जेक्ट्स का जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्या कलर है, क्या लाइट सिस्टम रहेगा जहाँ पे ये सारा चीज़ प्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि म्यूजियम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, वो बहुत ही हम लोग कह सकते हैं फ्रेजाइल होते हैं, वो कभी भी खराब हो सकते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसा रहेगा, वहाँ पे किस कलर का लाइट रहेगा, ये सारा चीज़ भी हम लोग देखते हैं कि फैक्टर इन करके प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार किया जाता है कि इस प्रकार का प्रेजेंटेशन रहेगा और इस प्रकार से म्यूजियम के चीज़ों को चलाया जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। हम लोग अभी जैसे बात की कि कलर, लाइट, टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉइन्स का कभी एग्जीबिशन लग रहा है तो पता चला कभी बस पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लग रहा है, कभी कभी बस हथियार का एग्जीबिशन लग रहा है। तो हर टाइप के ऑब्जेक्ट का भी एग्जीबिशन लग सकता है, उस चीज़ में लोग चीज़ों को प्रेजेंट किया जा सकता है। और जब एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन जब तैयार किया जाता है
उसमें कुछ चीज़ों का बहुत फोकस रखा जाता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले टचिंग, किसी भी चीज़ को आप छू ना सकें, इस चीज़ का इंतजाम करना पड़ता है। एक फिजिकल सेपरेशन जो है वो बनाना पड़ता है। जैसे लोगों का जो जनरल टेंडेंसी है कि आप कोई भी अच्छा चीज़ देखें या कोई भी शानदार चीज़ देखें तो आपको मन करता है कि उसको उठाकर हाथ में देखें, लेकिन हो सकता है कि आपके छूने से वो चीज़ जो है वो नष्ट हो जाए। तो टचिंग वाला जो एस्पेक्ट है उसको भी काफ़ी फोकस किया जाता है और ये कोशिश किया जाता है कि एक फिजिकल बैरियर बना के रखा जाए ताकि डिफरेंट चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर उसके बाद एंट्री पे रिस्पॉन्स कैसा है, कोई भी चीज़ एंट्री जब आप कर रहे हैं और वहाँ पे एग्जीबिशन में जो भी चीज़ रखा गया है उसका रिस्पॉन्स कैसा है एंट्री पे, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्री पे जैसा रिस्पॉन्स होगा, एंट्री पे जैसा प्रतिक्रिया होगा, वो आगे डिसाइड करेगा कि आप आगे म्यूजियम में जाइएगा, पूरा म्यूजियम घूमिएगा या नहीं घूमिएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन में। इसके बाद व्यूइंग हाइट जो है उस पर ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऐसे हाइट पे रखा जाए कि लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। एडल्ट्स के लिए जनरली ये 5 फीट 3 इंच पे रखा जाता है, 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर, इस हाइट पे 5 फीट 3 इंच की हाइट पे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया जाता है और आंख से 40 डिग्री का एंगल जो है उसको बनाने का कोशिश किया जाता है। इस पे एक प्लेजेंट व्यू जो है वो मिलता है। तो व्यूइंग हाइट क्या रहेगा, कितने डिग्री पे सामान प्लेस्ड रहेगा, ये सारा चीज भी म्यूजियम में, एग्जीबिशन में, प्रेजेंटेशन के टाइम में ध्यान रखा जाता है। हम लोग बस जाते हैं, देखते हैं और लगता है कि हाँ बहुत अच्छा ये रखा हुआ है ऐसे, लेकिन हम लोग कभी उसके पीछे जो मेहनत है उसके बारे में नहीं चर्चा करते हैं, उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। तो जो म्यूजियम आप जा रहे हैं, वहां जो आप सामान देख रहे हैं कि ये इस हाइट पे रखा हुआ है, इस डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, उसके पीछे भी काफी सोच समझकर ये चीज, ये कदम उठाया गया है। तो व्यूइंग हाइट जो है, एंगल जो है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो सिटिंग और लीनिंग का इंतजाम रहता है। जनरली लोग जो है वो कहीं भी बैठ जाते हैं और कहीं भी कंफर्टेबल हाइट मिले तो लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि बैठ जाएं आराम से। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सिटिंग और ये सारी चीज़ों का भी इंतजाम, जो म्यूजियम में स्पेस होता है उन सारी चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है कि लोग जो है वो काफ़ी खड़े खड़े थक भी ना जाए, और यदि बैठने का मन करे तो उनको एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पे, एक सेफ डिस्टेंस पे, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे एक सेफ डिस्टेंस पे लोगों को बैठने का भी इंतजाम किया जाए। तो ये चीज़ जो है वो भी हम लोग देखते हैं कि देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत बार लोग जो है वो लीन करके किसी भी चीज़ पे झुक के उस पर टिक के खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो म्यूजियम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इस बिहेवियर से भी बचाने का कोशिश किया जाता है। बहुत बार आप देखिएगा कि जैसे कोई टेबल रखा हुआ है तो लोग जो है उस टेबल पे ऐसे हाथ रख के बैठ जाएंगे या उस पर हाथ रख के ही ऐसे खड़े रहेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि ये सारा चीज़ जो है ऐसा ना हो। तो स्पेस जो है वो हम लोग देखते हैं कि उसको डिफरेंट टाइप से मैनेज करने का कोशिश किया जाता है, और ये एक हमेशा से कोशिश रहता है कि म्यूजियम जो है उनको कंफर्टेबल भी बनाया जा सके, और साथ ही साथ जो म्यूजियम में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स बर्बाद हो सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो नष्ट हो सकते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करते हुए म्यूजियम को कंफर्टेबल बनाने का कोशिश किया जाता है। ऐसा ही कोशिश करके प्रेजेंटेशन और एग्जीबिशन लगाया जाता है। ओके, सो दैट वुड बी ऑल। आपका जो यूनिट 4 है म्यूजियम प्रेजेंटेशन एंड एग्जीबिशन, उसमें इतना ही। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो आप लोग प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो प्लीज, नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप लोग यदि कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस sorry, if you have any questions please go ahead and ask your questions. कोई भी सवाल हो। Any questions from your side? कोई भी सवाल आप लोग पूछना चाहें प्लीज गो अहेड एंड आस्क। नहीं है, यदि जहन में कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में नो क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। तो कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछिए, नहीं है तो आप प्लीज लिख दीजिए नो क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। 12 पेज का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल का नाम जो है वो हम चैट बॉक्स में लिख दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िएगा, प्लीज गो। एनी क्वेश्चंस? कोई भी सवाल हो तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस।
यदि कोई सवाल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं नो क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? लास्ट एंड फाइनल कॉल, आखिरी मौका है आप लोगों के पास सवाल पूछने का, तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस।